6 मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको चैप्टर 7 सिंदबाद की यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ एक साहसी एवं बुद्धिमान नाविक सिंदबाद के बारे में है, जिसने अपनी यात्रा में आए विभिन्न संकटों का सामना साहस एवं बुद्धिमानी से किया, जिससे उसकी जान बच सकी और वह सकुशल अपने वतन आ सका। आइए पढ़ें इसके बारे में। यानी प्रस्तुत कहानी में एक नाविक है जिसका नाम है सिंदबाद, जो कि साहसी और बुद्धिमान है। अपने साहस और बुद्धिमानी के ही कारण वह अपनी यात्रा के दौरान जो भी संकट आए उससे वह उबर सका और सकुशल अपने वतन वापस आया। चलिए इस कहानी में हम उसके बारे में देखते हैं। बगदाद शहर में सिंदबाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसने अनेक समुद्री यात्राएं की। यात्रा के दौरान उसे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन वह उसका सामना बहुत ही हिम्मत से करता था। उसके जीवन में यात्रा के दौरान घटित एक घटना इस प्रकार है। यानी बगदाद शहर में सिंदबाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसने अनेक समुद्री यात्राएं भी की। यात्रा के दौरान उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन वह उससे डरता नहीं था, हिम्मत से उसका सामना करता था। उसके जीवन में एक ऐसी यात्रा घटित हुई थी। चलिए उसके बारे में देखते हैं। यात्रा के दौरान एक घटना घटित हुई थी। एक बार की बात है, सिंदबाद अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला। कहाँ निकला? समुद्री यात्रा पर। उसने जहाज में बहुत सा माल रखवा लिया। यानी कि समुद्री यात्रा में जाते वक्त उसने जहाज पे ढेर सारे सामान भी, माल वगैरह भी रखवा लिया। मार्ग में पड़ने वाले बंदरगाह पर माल बेचते बेचते वे एक टापू पर जा पहुंचा। भाई रास्ते में जितने भी बंदरगाह पड़े, बंदरगाह जानते हैं, ये समुद्री मार्गों द्वारा जो व्यापार किए जाते हैं, तो जिस जगह रुका जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाहों पर माल बेचते बेचते वे एक टापू पे जा पहुंचा। वहां पर उन्होंने अपने जहाजों के लंगर डाल दिए। यानी वहां पर उन्हें रोका, ठहराव आया वहां पर एक। सिंदबाद और उसके साथी टापू पर काफी देर तक घूमते रहे। वहां का वातावरण सुहावना था। चारों तरफ फल वाले छायादार वृक्ष थे। उन लोगों ने कुछ फल तोड़कर खाए। इसके बाद सिंदबाद विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया। थका होने के कारण जल्दी ही वह गहरी निंद्रा में सो गया। यानी सिंदबाद और उसके जो साथी थे वो टापू पे काफी देर तक टहलते रहे। वहां का जो माहौल था, वातावरण था, वो काफी सुंदर था, सुहावना था। चारों तरफ फल वाले छायादार वृक्ष थे। उन लोगों ने फल तोड़कर खाए और इसके बाद जो सिंदबाद था विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। काफी थक गया था यात्रा के दौरान, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई और वह गहरी निंद्रा में सो गया। काफी देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला है। उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके थे। वे अपने साथ उसका जहाज भी ले गए थे। सिंदबाद बिल्कुल नहीं घबराया। अब वह इस संकट से निपटने का उपाय सोचने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक सफेद रंग की गुम्बद जैसी चीज दिखाई पड़ी। वह पेड़ से उतरकर उस सफेद गुम्बद के पास जा पहुंचा। उसने उसे छूकर देखा। वह बहुत चिकना था। यानी जब कुछ देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो टापू पर अकेला, बिल्कुल अकेला था। उसके साथी जो उसके साथ आए थे सब उसे छोड़कर और उसका जहाज भी लेकर चले गए थे। सिंदबाद इन सब घटनाओं को देखकर घबराया नहीं। वह अब ये सोचने लगा कि संकट से कैसे निपटा जाए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने क्या किया कि एक पेड़ पे चढ़कर चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो कुछ दूरी पर उसे एक सफेद रंग की गुम्मद दिखाई दी, गुम्मद जैसी चीज दिखाई दी। तो वह पेड़ से उतरकर उस सफेद गुम्मद वाली जगह पे जा पहुंचा और उसे छूकर देखा तो वह बिल्कुल चिकना था। उसने उसके अंदर घूमने के लिए रास्ता ढूंढा, लेकिन उसे कोई दरवाजा नहीं मिला। उस गुम्मद का आधा हिस्सा रेत में दबा हुआ था। उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकना होने के कारण वह बार बार फिसल रहा था और चढ़ नहीं पा रहा था। यानी जो सफेद रंग का गुम्मद था
वो इतना चिकना था कि बार-बार वो चढ़ने का प्रयत्न करता था, लेकिन फिसल कर नीचे चला आता था, चढ़ नहीं पाता था। और उसके अंदर घुसने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसने कई जगह ढूँढा, कहीं कोई दरवाज़ा उसे दिखाई नहीं दिया कि और उसका जो उस गुम्मद का जो आधा हिस्सा था, वो रेत में दबा हुआ था। तभी अचानक अंधेरा छा गया, जबकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। वह आकाश की ओर देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ आया और उस सफेद गुम्मद पर जा बैठा। अब सिंदबाद को समझ में आया कि यह सफेद गुम्मद जैसी चीज उस पक्षी का अंडा था। यानी तभी क्या होता है, जब वो चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था उस पर, अचानक से अंधेरा छा गया, जबकि जब उसने उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। वह आकाश की ओर देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय यानी बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ आया और जो सफेद गुम्बद था उस पे बैठा। अब सिंदबाद को यानी यह देखते ही सिंदबाद को समझ में आया कि ये जो सफेद गुम्बद जैसी चीज है वह उस पक्षी का अंडा था। इतना भारी भरकम था उस पक्षी का। सिंदबाद बहुत ध्यान से उस पक्षी और अंडे को देख रहा था। पक्षी के बड़े से पंजे को देखकर सिंदबाद को एक उपाय सूझा। यानी जो सिंदबाद था वह बहुत ध्यान से उस पक्षी और उसके अंडे को देख रहा था। पक्षी के बड़े से पंजे को देखकर उसको एक उपाय समझ में आया, उपाय सूझा। उसने हिम्मत करके अपनी पगड़ी उतारी और उसके एक छोर से खुद को तथा दूसरे छोर को पक्षी के पंजे में बांध दिया। यानी पगड़ी से क्या किया, पगड़ी का दो सिरा था, एक सिरा उसने अपने खुद में और दूसरा सिरा वो पक्षी के पंजे में बांध दिया। प्रातःकाल वह पक्षी सिंदबाद को भी अपने साथ लेकर उड़ गया। वह पक्षी एक ऐसी घाटी पर उतरा जहां हीरो की खान थी। क्या होता है देखिए, सुबह जब वो पक्षी उड़ता है तो सिंदबाद को भी अपने साथ लेकर उड़ जाता है, क्योंकि वो उसके पंजे में उसने जो पगड़ी बांध रखी थी तो उसके साथ वो भी उड़ गया। वह पक्षी एक ऐसी घाटी पर एक ऐसी जगह उतरा था जहां हीरो की खान थी। सारी घाटी सांपों और अजगरों से भरी थी। सारी घाटियां किससे भरी थी? सांपों और अजगरों से। वह पक्षी शायद सांपों और अजगरों के खाने के लिए वहां गया था। यानी जो पक्षी था शायद सांप और अजगर को ही खाता था, इसलिए वह उस जगह पे गया था। सिंदबाद ने अपने आप को उसके पंजे से छुड़ा लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि उस पक्षी ने एक सांप को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। सिंदबाद ने क्या देखा कि उसने एक सांप को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। सिंदबाद इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। वह पेड़ से उतरा और उस गुफा के अंदर चला गया। एक बड़े से पत्थर से उसने गुफा का दरवाजा बंद कर लिया और किसी तरह वहां रात बिताई। सवेरा होने पर वह बाहर निकला तो वह पक्षी के पंजे से तो अपने आप को छुड़ा के पेड़ पे चढ़ा। उसने देखा चारों तरफ सांप अजगर थे, तो उसको एक गुफा दिखाई दी। वह तुरंत गुफा के अंदर पेड़ से उतरा और गुफा के अंदर चला गया और एक बड़े से पत्थर से उसका रास्ता भी बंद कर दिया और वहीं पर रात बिताई। अब सवेरा होने पर वह बाहर निकला। सुबह के समय बाहर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। सुबह जब उसने वहां का माहौल देखा, वहां का वातावरण देखा, वहां का दृश्य देखा तो वो काफी अचंभित हो गया। घाटी में चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए। उसने देखा कि वहां मांस के टुकड़े भी बिखरे थे। सिंदबाद ने सोचा शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने ही डाले होंगे। उसने क्या सोचा कि शायद ये जो मांस के टुकड़े किसी व्यापारी ने ही डाले होंगे। उसका अनुमान सही निकला। इन मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक जाते थे। क्या चिपक जाते थे? हीरे चिपक जाते थे। पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को बाहर ले जाते थे, तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे। तो इस तरह यहाँ से इस खदान से हीरे बाहर जाते थे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। देखिए उसने बुद्धिमानी का प्रयोग किया यहाँ पर। तो उस बुद्धिमानी में उसने क्या किया कि वो और व्यापारी तो सिर्फ मांस के टुकड़े वहां रखते थे। उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर ही बांध लिए और चट्टान पर जाके बैठा। थोड़ी देर में भयंकर आवाज करता हुआ विशालकाय पक्षी आया और सिंदबाद को अपनी चोंच में उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। क्योंकि उसने अपने पेट पर मांस का टुकड़ा डाला था। विशालकाय पक्षी तो मांस खाने आया था ना, इसलिए मांस समझकर उसको ले जाता है। पहाड़ी पर कुछ व्यापारी बैठे थे जो कि शायद उस पक्षी का ही इंतजार कर रहे थे। व्यापारियों ने पक्षी के ऊपर पत्थर फेंके जिससे वह मांस छोड़कर उड़ गया। वे व्यापारी दौड़कर मांस के टुकड़े के पास आए तो
वहां उन्होंने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। व्यापारियों ने सिंदबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए। यानी जो सिंदबाद के साथ हुआ था उसने व्यापारियों को सारी बात बताई। तो व्यापारियों ने सिंदबाद को भी अपने साथ ले लिया और यात्रा के लिए आगे